morning, ninth class. Today we will continue the chapter number second, physical features of India. ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है सेकंड, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. ये डिफरेंट फिजिकल फीचर्स होते हैं इंडिया में, है ना. हर जगह हमें सेम मतलब सेम चीज़ तो दिखाई देती नहीं है. कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं, कहीं नर्दर्न प्लेन्स हैं, कहीं इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स वगैरह देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने हिमालय माउंटेन्स को कंप्लीट कर लिया था. हिमालय माउंटेन्स को कंप्लीट करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द नर्दर्न प्लेन्स. द नर्दर्न प्लेन्स. अब नर्दर्न प्लेन्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो आपको पता है कि ये पोर्शन से लेकर यहाँ तक क्या था, हमारे हिमालय रेंजेस थे, है ना. हमारे हिमालय था, माउंटेन रेंजेस थे यहाँ पे पूरे में. अब हम आते हैं हमारे नर्दर्न प्लेन्स में. तो पहले आपको मैप में देखिए कि नर्दर्न प्लेन्स है कहाँ हमारे इंडिया के मैप में. कि मैप के अकॉर्डिंग ही तो एक्सप्लेन किया जा सकता है आपको. तो ये क्या है, ये पोर्शन क्या कहलाता है? ये नर्दर्न प्लेन्स कहलाता है. अब ये नर्दर्न प्लेन्स क्यों है? क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ है. ये हमने आपको डायरेक्शन पहले बता ही दिया था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना. ये हमारे 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो नॉर्थ की तरफ ये प्लेन्स होने की वजह से ये नर्दर्न प्लेन्स है. अब ये इनको प्लेन्स क्यों बोला? ये क्या है हमारे, ये पहाड़ है ना. ये पहाड़ आ गए यहाँ पे. उसके नीचे वाला जो एरिया है उनको प्लेन्स क्यों बोल रहे हैं? उनको प्लेन्स इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपके 2 प्लेट्स हैं. आपको पता है कि हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर में जब हम इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्लेट्स होती हैं. 2 प्लेट्स हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स एंड यूरेशियन प्लेट्स. तो ये जो प्लेट्स हैं, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स हैं, है ना, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट्स. और ये क्या है हमारा, ये है यूरेशियन प्लेट. तो ये प्लेट तो स्टेबल रहती है, लेकिन जब इससे आके टकराती है तो इस क्या फॉर्मेशन होता है? जब ये वाली प्लेट इसके आगे टकराएगी तो क्या फॉर्मेशन होगा? पहाड़ बनेंगे, माउंटेन्स बनेंगे. लेकिन ये माउंटेन्स के बाद जो यहाँ पे डिपोजिशन करेगी, माउंटेन्स क्या करेंगे? जब माउंटेन्स की जो रिवर फ्लो हो रही है और रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आ रही है वो उनको यहाँ पे डिपोजिशन करेगी फुट हिल्स में. तो ये क्या बन जाएगा? नर्दर्न प्लेन्स बन जाएंगे. मतलब ये माउंटेन्स की ये वाला जो पार्ट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? नर्दर्न प्लेन्स, जस्ट लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स. तो इसको आगे और डिटेल में बता देंगे. यहाँ पे रिवर जो है, रिवर एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है नर्दर्न प्लेन्स के फॉर्मेशन में. यहाँ पे 3 रिवर्स हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज. साथ में उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी साथी नदियाँ हैं, वो सब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और इसी की वजह से यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल का डिपोजिशन होता है एंड एल्यूवियम होता है यहाँ पे, जो फुट हिल्स में आके डिपॉजिट होती है. अब यहाँ पे डिटेल में देखिए आप, ये क्या हुआ? इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से क्या बना? पहाड़ बना. अब ये पहाड़ बना तो ये प्लेट्स हैं. ये वाला जो स्लोप, ये वाला जो स्लोप्स के नीचे वाला पार्ट है, ये कहलाता है हमारा नर्दर्न प्लेन्स. अब ये क्या कर रही है? रिवर्स यहाँ से फ्लो हो रही है. जब रिवर फ्लो होती है तो ये अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती है, और लेके आएगी तो यहाँ पे बीच में तो छोड़ नहीं देगी कि बिल्कुल उसने ना यहाँ पहाड़ के बीच में वो डिपोजिशन कर दिएगा किसी भी सेडिमेंट्स का. वो कहाँ पे डिपॉजिट करेगी? उसको फुट हिल्स में, मतलब नीचे, है ना, पहाड़ों पे नीचे डिपॉजिट करेगी. तो जब वो नीचे डिपॉजिट करती है तो उस वजह से यहाँ पे नर्दर्न प्लेन्स बन जाते हैंगे, है ना. और यहाँ की मिट्टी जो है एल्यूवियल सॉइल होती है और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. और ये यहाँ पे जब इस तरीके से बन जाते हैं तो यहाँ पे लगता है हमारा यूपी. तो यूपी बिहार में आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है बिकॉज ऑफ द एल्यूवियल सॉइल. वहाँ की मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा एल्यूवियम है. तो एल्यूवियल सॉइल की वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. और पानी, है ना, यहाँ से रिवर्स फ्लो हो रही है तो वो नर्दर्न प्लेस तो बिल्कुल पास में है, तो इसलिए वहाँ पे यूपी और बिहार में इनका एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. अब द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नदर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क. जो रिवर्स नदर्न माउंटेन से आ रही है वो डिपोजिशनल वर्क में
मतलब डिपोजिशनल वर्क भी कर रही हैं साथ में, है ना। इन द लोअर कोर्स क्या होता है, जब पहाड़ों पे से नदियाँ आती हैं तो एक स्लोप होता है ना, पहाड़ क्या है स्लोप लिए होते हैं तो उसमें तेजी से वो आती हैं। लेकिन जब वो नदर्न प्लेन्स की तरफ आती हैं तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा उनके जो वेलोसिटी है, उनका जो बहाव है वो धीरे हो जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि फॉर्मेशन होने लगता है रिवराइन आइलैंड का। रिवराइन आइलैंड, अब आप कहेंगे रिवराइन आइलैंड क्या होता है। ये देखिए, ये जो नदियां हैं, रिवर्स हैं, ये फ्लो कर रही हैं। फ्लो करने के बाद ये अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। अब ये सेडिमेंट्स लेकर आती हैं तो ये यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। सेडिमेंट्स यहाँ पे आके क्या होने लगेगा, सेडिमेंट्स इकट्ठा होने लगेगा, है ना। तो जब इकट्ठा होगा तो ये क्या बनेगा, रिवराइन आइलैंड। आपने नदियों में देखा होगा, कहीं कहीं बड़ी बड़ी नदियों में बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं जिसको हम एक छलांग मार के लांग लेते हैं, है ना। तो क्या होता है, इनको ही हम रिवराइन आइलैंड कहते हैं। मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। मजूली डिस्ट्रिक्ट जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र मतलब मजूली डिस्ट्रिक्ट में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहाँ पे रिवराइन आइलैंड हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे रिवराइन आइलैंड देखने को मिलते हैं। जब लोअर कोर्स में मतलब पहाड़ों से नीचे की तरफ रिवर आती है तो वो न्यूमरस चैनल्स में स्प्लिट हो जाती है, अलग अलग जगह पे वो जाने लगती है। क्यों, क्योंकि डिपोजिशन होता है सिल्ट का। ये चैनल्स क्या बनाती है, चैनल्स बनाती है डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब आप कहेंगे चलो डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है। यहाँ पे आपने देखा कि ये रिवराइन आइलैंड बन गया क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होना शुरू हो गया। अब ये जब ये सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हुआ तो जो रास्ता था नदी का वो चेंज हो गया। अब वो क्या करने लगी, यहाँ से इधर पे बहने लगी, यहाँ से इधर चली गई, है ना। तो ये अलग अलग रास्ते में ये क्या करने लगी, जाने लगी। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। मतलब एक ही पाथ था लेकिन बीच में रिवराइन आइलैंड की वजह से कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से वो अलग अलग दिशाओं में बहने लगी, तो इसको हमने बोला डिस्ट्रीब्यूटरीज। नदर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। जो हमारा नदर्न प्लेन्स है वो ब्रॉडली डिवाइडेड 3 सेक्शंस में। थ्री सेक्शंस में ये डिवाइड है। फर्स्ट है हमारा पंजाब प्लेन्स, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, पूरा का पूरा ये क्या हो गया, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ये क्या हो गया हमारा पंजाब प्लेन, ये हो गया हमारा गंगा प्लेन और ये सब हमारा क्या हो गया ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये कितना पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये 3 पार्ट्स में नदर्न प्लेन जो है वो डिवाइड हो गया था, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, द गंगा प्लेन, पंजाब प्लेन, द गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब हम बात स्टार्ट करते हैं द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन मतलब वेस्ट साइड जो नदर्न प्लेन का है ना, वो पंजाब प्लेन आता है। और पंजाब में उसके मतलब इंडस के साथ कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो इंडस रिवर है उसकी साथ ही नदियाँ भी उसके साथ फ्लो करती हैं। पंजाब थोड़ा सा क्या है हमारा, थोड़ा पंजाब पाकिस्तान की तरफ भी, अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पाकिस्तान है, तो थोड़ा सा पंजाब हमारा पाकिस्तान की तरफ भी है। तो झेलम, चेनाब, रावी, बीज एंड सतलज, ये 5 नदियां हैं जो ओरिजिनेट होती है हिमालय से और कहाँ फ्लो होती है, पंजाब में। तो ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन ऑफ द प्लेन, मतलब ये ज़मीन का जो मैदान का हिस्सा है वो डोमिनेट करता है डोब्स को। अब ये डोब क्या होता है, डोब का मतलब होता है डो अब, डू ये 2 वर्ड से बना है, डो अब मतलब इसमें डू का मतलब 2, टू, अब का मतलब पंजाबी वर्ड होता है अब का मतलब पानी, यानी 2 नदियों के पानी से मिलकर बना है। और यहाँ पे हम पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब, पंजाब, पंज का मतलब 5 और आप का मतलब वाटर, यानी यहाँ पे 5 मतलब 5 नदियों के पानी से ये बना है पंजाब, है ना। 5 नदियाँ यहाँ पे फ्लो करती हैं, कौन कौन सी,
झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज। यहाँ पे 5 रिवर्स है जो फ्लो करती हैं, इसलिए हमने इसको बोला पंजाब। तो आपको इतना समझ में आ गया पंजाब प्लेन्स। अब हम आते हैं गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स जो होती है घाघर और टीस्टा रिवर के बीच का पार्ट है। गंगा प्लेन्स में घाघर और टीस्टा रिवर के बीच का जो पार्ट है वो गंगा प्लेन कहलाता है। ये नॉर्थ इंडिया के स्टेट जो है हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और पार्शली थोड़ी बहुत झारखंड में भी है। एंड वेस्ट बंगाल इट्स ईस्ट की तरफ वेस्ट बंगाल में भी ये है। और ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें, ब्रह्मपुत्र असम की तरफ आता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे आगे का पॉइंट पे। नदर्न प्लेन्स जो है वो जनरली डिस्क्राइब्ड है फ्लैट लैंड, मतलब बिल्कुल फ्लैट है, कोई वेरिएशन नहीं है, उसमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। और हमें कुछ डाइवर्स रिलीफ फीचर्स भी देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ये नदर्न प्लेन्स जो है 4 रीजन्स में डिवाइड है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 kilometers wide width lying parallel to the slopes of the शिवालिक is known as the भावर। तो यहाँ पे क्या होता हैगा, एक जब है ना रिवर्स जो होती हैं कि हिमालय से नीचे की तरफ आती हैं, जब वो हिमालय से नीचे की तरफ आती हैं तो वो एक बेल्ट बनाती हैं कि उस बेल्ट को हम बोलते हैं भावर। उस बेल्ट को बोला जाता है भावर, है ना। तो ये ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भावर बेल्ट। और जो जब ये है ना सारे के सारे ऑल द स्ट्रीम्स जितनी भी नदियां हैं जब ये इधर की तरफ आती हैंगी भावर बेल्ट की तरफ तो वो डिसअपियर हो जाती हैंगी। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीइमर्ज एंड क्रिएट अ वैट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई। अभी भावर होता क्या है ये आपको बताते हैं। ये क्या है हमारा हिमालय, ये हिमालय है, ये हिमालय है। तो यहाँ से रिवर फ्लो हुई तो वो जिस बेल्ट पे गई वो कहलाएगा भावर। ये भावर वो है जब आपने देखा होगा हिमालय से जब रिवर्स जो हैं ज़मीन की तरफ आती हैं, नीचे की तरफ आती है तो वहाँ पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर होते हैं। कंकड़ पत्थर की वजह से क्या होता है, पानी वहीं के वहीं डिसअपियर हो जाता हैगा। आप देखते हो कि पानी नहीं दिख रहा हैगा लेकिन रहता है, लेकिन कंकड़ पत्थर बहुत सारे होने की वजह से पानी वहीं के वहीं डिसअपियर हो जाता है। लेकिन वो थोड़ा सा जब आगे की तरफ बढ़ती हैं, देखिए द स्ट्रीम्स विल री-इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगी और वो फ्लो होती हुई आगे की तरफ जाती हैं तो यहाँ पे आता है तराई, है ना। ये रिवर फ्लो होती है, यहाँ पे तो कंकड़ और पत्थर है, इनके बीच में पानी भरने की वजह से हमें वो दिखाई नहीं देती। लेकिन जब वो फिर आगे की तरफ बहती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तराई एरिया, तराई आता है। इसको तराई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वैट एंड स्वैम्पी यानी कई और थोड़ा सा कई जैसा रहता है और जगह जगह पानी, फिर आपको यहाँ पे काई दिखेगी, फिर पानी। तो इस तरीके से इसको स्वैम्पी मार्शी एरिया कहलाता है और इसको तराई बोलते हैं। दिस वॉज अ थिकी फॉरेस्ट रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये वाला जो रीजन है तराई का क्या है, फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ है, पूरी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। थिकली फॉरेस्टेड एरिया है और फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड सेटल माइग्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए हुए लोगों के लिए ये वाला जो एरिया है हमारा तराई का, इस पोर्शन की बात कर रही हूँ मैं, तो ये वाला जो एरिया है तराई का उसको कट कर दिया गया था एग्रीकल्चर के लिए, ताकि जो पाकिस्तान से आफ्टर पार्टीशन जो लोग आए थे उनको एग्रीकल्चर के लिए दिया जा सके। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, और दुधवा नेशनल पार्क इसी रीजन में हमें देखने को मिलता है। नाउ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ द ओल्डर एल्यूवियम। जो लार्जेस्ट पार्ट है नदर्न प्लेन का ओल्डर एल्यूवियम से बना है, मतलब पुरानी मिट्टी से बना हुआ होता है। एंड इट्स अबव द फुट प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट टेरेस लाइक फीचर्स।
ये क्या बनाता है, फुट प्लेन्स के ऊपर होता है, मतलब जो फुट प्लेन्स मैंने बताए थे यहाँ पे आपको, ये फुट प्लेन्स है ना, तो इसके ऊपर वाला इज रीजन होता है और इसको बोलते हैं टेरेस लाइक फीचर। ये मतलब एक छत की तरह दिखने वाला फीचर होता है। दिस पार्ट इज नोन एज द भंगार, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है भंगार। अब आपको बताते हैं भंगार होता क्या है। चलिए आप एक और चीज़ देख लीजिए, ये होता है आपका भंगार। एंड द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलकैरस डिपॉजिट लोकली नोन एज द कंकड़। और यहाँ पे जो सॉइल होती है उसमें कैलकैरस डिपॉजिट होता है, इसको कंकड़ बोलते हैं। एंड द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर नो इज कॉल्ड खद्दर। और जो न्यू यंगर डिपॉजिट होता है सॉइल का उसको खद्दर बोलते हैं। एंड द यू नोड एंड ऑलमोस्ट एवरी ईयर सो फर्टाइल, दस आइडियल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। पहले तो हम देखेंगे भंगार क्या होता है। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये नदर्न प्लेन्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नदी फ्लो कर रही है ना, यहाँ पे नदी फ्लो करी, बाढ़ आई तो नदी ने क्या किया, अपना एरिया बढ़ाया। बाढ़ आई तो पूरे में स्प्रेड हो गई, पूरे में फैल गई। तो इसके जब ये पूरे में फैली तो इसके पास वाला जो एरिया था वो था खद्दर। और जब ये खद्दर था, मतलब इसके पास वाला एरिया जहां जहां तक ये फैली, तो वहां पे क्या हुआ, एक नई एल्यूवियल फॉर्म हुई, नया बिल्कुल न्यू यंगर एल्यूवियल फॉर्म हुआ है ना, फर्टाइल सॉइल फॉर्म हुई, क्योंकि वो नदी के पास वाला एरिया था इसलिए उसको बोला खद्दर। और जब बहुत पहले के टाइम पे जब बाढ़ आई हुई होगी और उसके बाद जब बाढ़ आई होती हैगी और है ना, जब पानी और ज्यादा इधर तक आ जाता है ना, पहले बहुत पहले की बात कर रहे हैं, तो वो कहलाता है भंगार, यानी थोड़ी ओल्ड एल्यूवियम। और ये क्या है, न्यू एल्यूवियम, क्योंकि ये बिल्कुल नदी के पास है। जब बाढ़ आती है तो नदी का दायरा थोड़ा सा इस तरफ बढ़ता है ना, थोड़ा इधर इधर तक फैलती है, तो वो बनता है खद्दार। और जब पुरानी बहुत साल पहले जब बाढ़ आई होती हैगी, तो जब इधर तक वो फैली होती है कभी नदी, तो वहां पे एरिया बनता है भंगार। और खद्दर जो है, खद्दर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉइल है, क्योंकि ये खद्दर से मतलब हमें समझ में आ रहा है खाद। तो ये वहाँ पे बहुत इजीली ग्रास उग जाती है, ट्रीज वगैरह लग जाते हैं, इसलिए हमने इसको खद्दर नाम दिया है। और एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंटेंसिव, मतलब बहुत बढ़िया, खेती करने के लिए बहुत बढ़िया मिट्टी होती है ये खद्दर, जो यूपी बिहार में हमें देखने को मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि यूपी बिहार में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारा जो था नदर्न प्लेन्स का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे क्या ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। ये 3 सेक्शन में डिवाइड था। फर्स्ट था हमारा पंजाब प्लेन्स, सेकंड वन इज गंगा प्लेन एंड थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र प्लेन। और फिर उसके बाद ये जो थे, पंजाब क्यों बोला जाता है, क्योंकि 5 नदियों का मिलन होता है यहाँ पे, तो इसलिए इसको पंजाब बोला जाता है ना। और या फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा कि भावर, तराई, भंगार और खद्दर के बारे में हमने स्टडी किया इसमें। अब ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ऑल्सो अ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब सबसे पहले देखिए, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्यों पेनिनसुलर प्लेट्यू बोला जाता है? फर्स्टली हम बताते हैं कि पेनिनसुलर क्यों। यहाँ पे क्या है हमारा अरेबियन सी, हियर बे ऑफ बंगाल, और इधर इंडियन ओशियन। ये हमारा जो इंडिया है, ये ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर। ये हमारा जो इंडिया है 3 साइड से वाटर से कवर्ड है। कितने साइड से वाटर से कवर है? 3 साइड से। अ लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर बाय 3 साइड्स। अ लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर विच इज 3 साइड। और अब ये प्लेट्यू क्यों बोल रहे हैं इसको? प्लेट्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक
टेबल लैंड स्ट्रक्चर, मतलब हम अपने टेबल पे बैठते हैं ना, उस तरीके का एक स्क्वायर स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बोला गया है टेबल लैंड स्ट्रक्चर। ये हमारा प्लेट्यू, क्या है ये प्लेट्यू है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों बोल रहे हैं। पेनिनसुलर इसलिए क्योंकि 3 साइड से वाटर से कवर है, और ये वाला जो एरिया होता है, ये हमारे मैप में ये वाला दिस पोर्शन इज, ये एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसको बोला गया है पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब दोनों को मिला के बोलेंगे तो क्या बनता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो हम किसकी स्टडी करेंगे, हम इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू की स्टडी करेंगे। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है कंपोज्ड होता है ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से। ये जब ड्रिफ्टिंग होता है गोंडवाना लैंड में, जब ड्रिफ्टिंग हुआ, ब्रेकिंग हुआ पत्थरों का, तो क्या बना, ये बना क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट लैंड मास है। जो प्लेट्यू है बहुत ज़्यादा ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंड हिल्स का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, शैलो है एंड राउंड हिल्स है, एंड इसलिए इसको नाम दिया गया सेंट्रल हाईलैंड एंड द डिक्कन प्लेट्यू। ये प्लेट्यू के 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पे 2 ब्रॉड डिवीजन हम कर रहे हैंगे, किसकी, प्लेट्यू की, सेंट्रल हाईलैंड और डिक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड मतलब यहाँ आएगा इस पोर्शन में, है ना, हमारे एमपी में सेंट्रल हाईलैंड, हमारे एमपी में आता है सेंट्रल हाईलैंड, जो विंध्यास रेंजेस हैं, एंड the part of the Peninsular Plateau lying to the north of the Narmada River covering the major area of the Malwa Plateau is known as the Central Highland। अब ये सेंट्रल हाईलैंड क्यों है, हमने बता दिया आपको कि एमपी में आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल हाईलैंड। यहाँ पे देखिए, आपको पता है यहाँ पे क्या है, हमारा एमपी है ना, ये एमपी में एमपी है, यहीं से क्या हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है, नर्मदा फ्लो होती है ना, नर्मदा फ्लो हो रही है, और यहाँ हमारा सेंटर में क्या है, मालवा प्लेट्यू, और यहाँ पे क्या है, सतपुड़ा रेंजेस हैं। ये नर्मदा, ये हमारी क्या हो गई, विंध्या रेंजेस हैं, है ना, ये भी हमारे एमपी में है, तो ये विंध्या रेंजेस हो गए। तो इसके बीच में जो है मालवा प्लेट्यू, तो इसी पोर्शन को ही हम क्या कह रहे हैंगे, ये पोर्शन जो हमारा आ रहा है मालवा प्लेट्यू का, इसी को हम कह रहे हैंगे सेंट्रल हाईलैंड। तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, यहाँ पे नर्मदा रिवर आपको पता है कहाँ, एमपी में है ना, और मेजर एरिया सेंट्रल हाईलैंड कवर करता है मालवा प्लेट्यू, इसलिए इसको सेंट्रल हाईलैंड बोला जाता है का। और कुछ सतपुड़ा रेंजेस, द विंध्यास रेंजेस इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंजेस, और विंध्या रेंजेस किससे मिली हुई है, सतपुड़ा रेंजेस से बाउंडेड हैंगी। द फर्दर वेस्टर्न एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड द रॉकी डेजर्ट राजस्थान, और कुछ वेस्टर्न, ये वेस्टर्न साइड ही है ना, तो कुछ मर्ज होता है ये एरिया राजस्थान, ये क्या है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, तो यहाँ पे कुछ एरिया मर्ज होता है सेंट्रल हाईलैंड का, किसकी तरफ, राजस्थान की तरफ, और यहाँ पे कुछ रिवर्स यहाँ से ड्रेनिंग करती हैं, वो रिवर का नाम है चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, जो साउथ वेस्ट से कहाँ पे जाती है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो इंडिकेटिंग द स्लोप्स, यहाँ पे एक स्लोप बनता है, ये क्या करती हैंगी, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है, तो एक स्लोप बनाती हुई जाती हैंगी। और ये एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बागलखंड। तो ये जो होता है ये क्या बना कर कहाँ से फ्लो करती हैंगी, बुंदेलखंड से बागलखंड की तरफ। और छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये क्या है यहाँ पे, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू होगा, तो यहाँ तक ये फैलती हुई चली जाती है। अब होता है हमारा डिक्कन प्लेट्यू। देखिए डिक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं। द डिक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगल लैंडमास लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। द सतपुड़ा रेंजेस फ्लैंक्स इज ब्रॉड, the base in the north, while Mahadev and the Camor Hills and the Mekal ranges, the eastern extension locate hills, the ranges in the physical map of India। ये क्या है हमारा, ये हमारी रेंजेस है पहाड़ों की, हिल्स की। ये क्या है हमारी, ये भी रेंजेस है। ये क्या है हमारा, सतपुड़ा रेंजेस है, सेंट्रल में है ना, जो भी हमने सेंट्रल हाईलैंड की बात करी थी वहाँ पे।
अब इनके पास में ये जो बन रहा है ये क्या है, डिकन प्लेट्यू है ना। ये वाला, ये पूरा पोर्शन तो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, ये पूरा पोर्शन क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। लेकिन जब ये हिल्स के एक्सटेंशन हो रहे हैं हिल्स, और जब ये प्लेट्यू बन रहा है तो ये कहलाता है डिकन प्लेट्यू। ये डिकन प्लेट्यू हम कहलाता है। और लोकेट इन द हिल्स एंड द रेंज इज द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। द डिकन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट, स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। और ये हायर होता है कहाँ पे, हायर इन द वेस्ट, और थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, स्लोप में आ जाता है ईस्टवर्ड में। ये एक्सटेंशन जो होता है प्लेट्यू का हमें कहाँ विजिबल होता है, विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट में विजिबल होता है ये हमें एक्सटेंशन। लोकली नोन एज द मेघालय कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ खच्चर हिल्स, इट्स सेपरेटेड बाय द फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। 3 prominent hills ranges from the west to the east are the Garo and the Khasi and the जैंटिया हिल्स। तो ये मेघालय और ये नॉर्थ कोचर हिल्स में भी हमें ये डिकन प्लेट्यू देखने को मिलता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं। तो ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू में वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये क्या है हमारा वेस्ट, ये क्या है हमारा ईस्ट। तो ये जो एरिया है ये वेस्टर्न घाट्स, और ये जो एरिया है हमारा वो है ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री भी कहते हैं जो महाराष्ट्र में, और ईस्टर्न घाट्स को महानदी भी कहा जाता है। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो हायर हैं, मतलब अरेबियन सी है। वेस्टर्न घाट का मतलब समझ रहे हो कि जो वेस्टर्न घाट है ना, ये किनारा इनका घाट है ना, तो इसलिए इसको वेस्टर्न घाट बोला जा रहा है। ये थोड़ा सा एलिवेशन इनका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट से थोड़ा सा ये इनका एलिवेशन ज़्यादा है, 900 से 1600 मीटर तक, एंड 6 और ये 900 से 600 मीटर है। और ये क्या है ईस्टर्न घाट्स कितने हैंगे, ओनली ये है 900 से लेकर 1600 तक, और ये है ओनली 600 मीटर तक, ठीक है ना। तो ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच द महानदी वैली टू नीलगिरी साउथ में महानदी से लेकर नीलगिरी तक, मतलब साउथ की तरफ देखें तो महानदी से नीलगिरी तक ईस्टर्न घाट्स फैले हुए हैंगे। और ये डिसकंटिन्यूअस हैं, इरेगुलर है, बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं। और वेस्टर्न घाट्स हमारे आते हैंगे कहाँ पे, अरेबियन सी की तरफ। तो ईस्टर्न घाट्स लोकेट द फेमस हिल स्टेशन उदगमंडलम। तो ईस्टर्न घाट्स में आपको एक फेमस हिल स्टेशन मिलेगा उदगमंडलम, जो पॉपुलरली है ऊटी और कोडेकनाल में। जो एक डिस्टिंक्ट फीचर है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो है कि यहाँ पे हमें डिक्कन ट्रैप मतलब ये ट्रैप करा हुआ है ना इतना एरिया, तो ये डिक्कन ट्रैप पे हमें ब्लैक सॉइल मिलती है। और वॉल्केनिक ऑरिजिन भी यहाँ पे होते हैं, मतलब ज्वालामुखी फटते भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक्चुअली द रॉक्स हैव डिग्रेडेड ओवर टाइम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। यहाँ पे ज़्यादातर टूटते हैं, क्या पत्थर टूटते हैं और इससे फॉर्मेशन होता है ब्लैक सॉइल का। तो ये सब आपने देख लिया कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमने देखा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकंड वन इज डिक्कन प्लेट्यू। और उसके बाद जो एक और पोर्शन आता है कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में, कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स भी हमें यहाँ पे मिलता है। अब हम आते हैं हमारे द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट को हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। ये क्या है हमारा राजस्थान, ये पूरा हमारा क्या है डेजर्ट एरिया। तो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स, द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के, ये क्या है अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन में, मतलब ये अरावली हिल्स है, ये उसका नॉर्थ साउथ पार्ट, ये उसका साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में हमें ये डेजर्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सैंड ड्यून्स बहुत ज़्यादा फॉर्म्ड होते हैं। सैंड ड्यून्स मतलब जैसे ये
ये क्या है, ये वो है रेत है ना। यहाँ पे क्या है, इट्स एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। अनड्यूलेटिंग मीन्स यहाँ पे क्या है, ये अनड्यूलेटिंग ऊपर नीचे तरह की रेत है। तो हवा चलती है तो ये क्या होता है, कुछ ड्यून्स बना लेते हैंगे, है ना, ऐसे उठे उठे कुछ ड्यून्स बन जाते हैं, तो इनको बोलते हैं हम सैंड ड्यून्स। तो ये जो सैंड ड्यून्स है हमें बहुत ज़्यादा थार डेजर्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो रेनफॉल है 150 mm है, बहुत कम बारिश होती है कि हर साल, और इतनी कम बारिश होने की वजह से यहाँ पे रेड क्लाइमेट है, लो वेजिटेशन कवर, मतलब वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे सिर्फ आपको कैक्टस ही कैक्टस देखने को मिलता है क्योंकि पानी नहीं है। और यहाँ पे जो स्ट्रीम है, जो नदी है, सिर्फ हमें बारिश के टाइम पे देखने को मिलती है, और बाकी टाइम पे क्या हो जाता है, ये नदी गायब हो जाती है कि मतलब सूख जाती है कि दिखती नहीं है, डिसअपियर हो जाती है कि क्योंकि यहाँ पे पानी इतना पहुँच ही नहीं पाता है। और लूनी जो है यहाँ की एक मेन रिवर है, लूनी। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। Barchans, crescent-shaped dunes over large area but longitudinal and become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may go to see a group of barchans. आप बार्चन्स यहाँ पे बहुत देखने को मिलते हैं, अगर आप कभी वहाँ जाएं जैसलमेर तो यहाँ वहाँ पे आपको बार्चन्स देखने मिलेंगे। और इंडो पाकिस्तान की बॉर्डर में, क्योंकि थोड़ा सा राजस्थान पाकिस्तान की बॉर्डर में लगा हुआ है, हमारे राजस्थान की बॉर्डर और पाकिस्तान की बॉर्डर ही है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बार्चन्स देखने मिलेंगे। अब बार्चन्स होते क्या हैं, बार्चन्स है क्रिसेंट शेप। क्रिसेंट मतलब इस तरीके से बता दें, क्रिसेंट शेप मतलब आधे चांद की तरह, है ना। ये जो मून है हाफ मून की तरह में देखने को मिलता है। जैसे हवा चली है ना, विंड चल रही है, विंड क्या है, रेत को उड़ा उड़ा के लेके जा रही है, तो वो इस तरीके से बार्चन्स बना देते हैंगे। तो ये क्या कहलाते हैंगे, ये कहलाते हैं बार्चन्स। तो ये हमारा हो गया कवर द इंडियन डेजर्ट। अब हम आते हैं द कोस्टल प्लेन। अब हम आते हैं हमारे कोस्टल प्लेन में। कोस्टल मतलब समुद्री किनारा, समुद्री तट, है ना। ये क्या है हमारा, अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल। इनका जो एक किनारा है कोस्टल प्लेन्स कहलाता है। ये ही किनारा जो बिल्कुल एकदम स्टेबल है, समतल है, तो ये कोस्टल प्लेन कहलाते हैंगे, है ना। ये कोस्टल प्लेन हमें कहाँ मिलते हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, है ना। जो अरेबियन सी है वहाँ हमें वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, और जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे हमें ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं। इट कंसिस्ट द सेक्शन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड, जो नॉर्थ पार्ट का कोस्ट है, मतलब नॉर्थ पार्ट का जो किनारा है वो कोंकण, मुंबई और गोवा है। यहाँ पे मुंबई है, गोवा है, इस किनारे पे आपने देखा होगा ना, समुद्र के किनारे समुद्र है वहाँ पे मुंबई और गोवा में। क्यों, क्योंकि वो कोस्टल एरियाज में आते हैंगे, है ना। कोंकण किनारा जो कहते हैं, कोंकण कोस्ट जो है नॉर्थ पार्ट की, वो मुंबई और गोवा है ना, जो खिंचती हुई चली गई है सेंट्रल तक, तो इसको कन्नड़ प्लेन भी कहा जाता है। एंड सदर्न स्ट्रेच जो साउथ की तरफ जा रही है वो मलाबार कोस्ट होता है। प्लेन ऑफ द बे ऑफ बंगाल, जो प्लेन है बे ऑफ बंगाल का वो वाइड है और लेबल है, बिल्कुल वाइड एंड लेबल है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कोरामंडल कोस्ट। इस साइड क्या है, कोरामंडल कोस्ट। इस साइड क्या था, मुंबई और गोवा। इस साइड क्या हमारा कोरामंडल कोस्ट। यहाँ पे महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस डेल्टा में जाके मिलती है। और चिल्का लेक जो है वो ईस्टर्न कोस्ट की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। तो आपको कोस्टल प्लेन समझ में आया। अब हमारा आता है द आइलैंड्स। आइलैंड्स आपने स्टडी करा होगा कि हमारे ना जो इंडिया है बहुत ज़्यादा वास्ट मैनलैंड है। यहाँ पे 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही ग्रुप हैं आइलैंड के। एक है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, और जो क्लोज है मलाबार कोस्ट केरला के। एंड दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कम्पोज ऑफ स्मॉल आइलैंड। जो ये छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप है ना। पहले इसको लैकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिनीट कहा जाता था, उसके बाद इसको नाम दे दिया गया लक्षद्वीप। ये स्मॉल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर में ही कवर है। कावरत्ती आइलैंड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप में।
द आइलैंड हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है फ्लोरा एंड फोना की। फ्लोरा इज रिलेटेड टू फ्लावर्स एंड फोना इज रिलेटेड टू ऑल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। तो इसी तरह से फ्लोरा भी रिलेटेड टू ऑल स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स एंड फोना इज ऑल related to all species of animals. The Pitti Island which is uninhabited has a bird sanctuary. तो पिट्टी आइलैंड वो है लोगों के रहने लगे लायक नहीं है, उसको लिए उसको बर्ड सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे अब बे ऑफ बंगाल में देखेंगे हमें एक चेन देखने को मिलती है आइलैंड्स की। बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडेड नॉर्थ टू साउथ की तरफ। देयर आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो ये बहुत बड़ा बिग साइज आइलैंड है। ये क्या है हमारा बिग साइज आइलैंड है। अभी हमने किसकी बात करी थी, लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप कहाँ है हमारा, अरेबियन सी, वेस्टर्न घाट्स की तरफ। अंडमान एंड निकोबार कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ईस्टर्न घाट्स की तरफ है ना, बे ऑफ बंगाल में। तो ये अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है। ये भी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, अंडमान जो नॉर्थ में है एंड निकोबार जो साउथ में है। बे ऑफ बंगाल का भी ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना। तो ये जो अंडमान जो है वो नॉर्थ में है और जो निकोबार है वो साउथ में है। तो इसलिए इसको इस तरीके से हमने डायरेक्शन बताई है। ये जो आइलैंड है ये भी डाइवर्सिटी लिया हुआ है फ्लोरा एंड फोना की, है ना। इधर पे भी फ्लोरा एंड फोना है और बहुत ज़्यादा क्लोज है ये इक्वेटर के, और इक्वेटोरियल क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करता है और बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट कवर है, मतलब बहुत घना फॉरेस्ट हमें अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि जो हमने डिटेल अकाउंट में डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स की जो हाईलाइट थे, यूनिक फीचर्स देखे थे, इसमें हमने देख लिया माउंटेन्स जो मेन सोर्स है वाटर और फॉरेस्ट वेल का, नदर्न प्लेन्स जहाँ पे ग्रीनरीज है, हरियाली है, जो हमें प्रोवाइड करती है हमारा अर्ली जो प्रोवाइड करती है बेस ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन को। प्लेट्यूज हैं जो स्टोर हाउस है मिनरल्स के, जो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री में। और जो कोस्टल रीजन और आइलैंड हैं ये हमें साइट देते हैं फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ वगैरह को करने के लिए। तो ये डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हमारे लैंड के हैं और ये हमारे इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ जो है डेवलपमेंट की उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने इस चैप्टर में कवर कर लिया। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ज्योग्राफी का। तो फिजिकल फीचर्स आपको समझ में आ गए कि जब हम देखते हैं तो हमें हर चीज़ें सेम नहीं दिखाई देती, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हमारे पूरे इंडिया में। अगर फिजिकल फीचर्स देखें तो हर जगह अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं। हिमालय है ना, पहाड़, नदर्न प्लेन्स मैदान, पेनिनसुलर प्लेट्यू 3 साइड से कवर हुआ ज़मीन है ना। फिर उसके बाद आता है इंडियन डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान जो राजस्थान में है, जिसको हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। उसके बाद कोस्टल प्लेन, समुद्री किनारा है ना। फिर आता है आइलैंड, मतलब हमारे आइलैंड द्वीप। ये सिर्फ 2 टाइप्स के आइलैंड हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो वेस्टर्न साइड्स में है अरेबियन सी में, और अंडमान एंड निकोबार जो है ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे हमने देख लिया पूरा का पूरा इंडिया के मैप में हर चीज़ कवर करी। यहाँ से चले हम माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस, यहाँ आए नदर्न प्लेन्स, यहाँ हमारा डेजर्ट, ये हमारा क्या है वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स है ना। ये क्या हो गया कोस्टल प्लेन्स, ये हमारे क्या हो गए आइलैंड। तो पूरे इंडिया में ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो हम कहते हैं ना कि हर तरह के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं, क्योंकि हर एक अलग अलग रीजन में रहते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता हैगा। ओके, थैंक यू।